Hello friends, welcome back to Kailaj Academy. I'm Keshav and in this video we will discuss about the Arbitration and Conciliation Act 1996. What is arbitration? Is arbitration court or not? There is lots of question in the mind and we will get answer in this video. So let's get started. The first is arbitration tribunal is a form of dispute resolution. So arbitration क्या है? Arbitration एक dispute resolution tribunal है. And second is arbitration is the private judicial determination of a dispute by an independent third party. Arbitration एक private judicial process है जो dispute को resolve करता है किसी independent third party के द्वारा. And third is the tribunal may consist of any number of arbitrators through some legal system, insist on an odd number of obvious reason of wishing to avoid a tie. It means arbitral tribunal में जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनकी जो भी संख्या होती है वो ऑड नंबर में होनी चाहिए, ना कि इवन नंबर में होनी चाहिए. अगर वो इवन नंबर में होती है जो भी डिसीजन आता है तो वो टाई हो जाएगा. जैसे कि एग्जांपल में है, अगर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में 4 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है एंड 2 आर्बिट्रेटर कंप्लेनेंट के फेवर में है एंड 2 आर्बिट्रेटर अपोनेंट के फेवर में है, जो डिसीजन आएगा आर्बिट्रेशन का वो टाई हो जाएगा. इसलिए कहते हैं जो भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होता है वो ऑड नंबर में होने चाहिए. और नंबर 4 है द डिस्प्यूटिंग पार्टी हैंड ओवर देयर पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर. इट मीन्स जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है उनके पास पावर होती है कि वो अपना आर्बिट्रेटर खुद अपॉइंट कर सकती है. एंड फिफ्थ इज़ आर्बिट्रेटर इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू कोर्ट एक्शन एंड जनरली जस्ट फाइनल एंड बाइंडिंग. जो आर्बिट्रेशन है वो कोर्ट एक्शन का एक ऑल्टरनेटिव पार्ट है और जो भी डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पर. एंड सिक्स्थ इज़ द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज़ कॉल्ड अवॉर्ड. जो भी डिसीजन होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का उसको हम अवॉर्ड कहते हैं. एंड अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो क्या ऑब्जेक्ट होता है आर्बिट्रेशन के? फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ टू ऑब्टेन अ फेयर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी विदाउट अननेसेसरी एक्सपेंस और डिले. मतलब जो थर्ड पार्टी होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है, उसका क्या रोल होता है कि वो जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा वो एक फेयर रिजोल्यूशन होना चाहिए. कोई भी इम्पार्शियल रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल डिसीजन नहीं होना चाहिए और कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंस और डिले नहीं होना चाहिए उसकी प्रोसीडिंग में. एंड सेकेंड इज़ पार्टीज शुड बी फ्री टू एग्री हाउ देयर डिस्प्यूट आर रिजॉल्व्ड सब्जेक्ट ओनली टू सच सेफगार्ड आर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब पार्टीज फ्री है कि अपना आर्बिट्रेटर खुद अपॉइंट करके जैसी उसको प्रोसीडिंग चलानी है वो वैसी प्रोसीडिंग चला सकता है और अपने जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवा सकता है. एंड थर्ड इज़ कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर. मतलब कोर्ट के पास ये पावर नहीं है जो भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर वो इंटरफेयर करें. एंड अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन. तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है. सबसे पहला आता है कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन डील किससे करेगा? जो भी 2 कमर्शियल इंटरप्राइजेस के अंदर डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करने का काम होगा कमर्शियल आर्बिट्रेशन का. एंड सेकंड इज़ कंज्यूमर आर्बिट्रेशन. कंज्यूमर आर्बिट्रेशन कौन? जो भी कंज्यूमर होते हैं और सप्लायर होते हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कि गुड्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया और किसी भी गुड्स को सप्लाई करने से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, तो उन सबको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? कंज्यूमर आर्बिट्रेशन. एंड थर्ड इज़ लेबर आर्बिट्रेशन. लेबर आर्बिट्रेशन क्या करता है? जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, जैसे वेजिस हो गया, किसी भी टर्मिनेशन हो गया है और वैकेंसी खाली है तो उसके अंदर कैसे कैसे जो भी प्रोसीडिंग होगी, मतलब जो भी डिस्प्यूट हो गया उससे रिलेटेड, किसी कंपनी जो हायर कर रही है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो उन सब डिस्प्यूट को सेटल करने का काम कौन करेगा? लेबर आर्बिट्रेशन. एंड अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेशन. तो क्या क्या एडवांटेज डिफाइन किए गए हैं आर्बिट्रेशन में? जो सबसे पहले एडवांटेज है चॉइस ऑफ डिसीजन मेकर. मतलब पार्टीज़ के पास
ये राइट है कि वो अपना आर्बिट्रेटर खुद अपॉइंट कर सकती है और अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती है। एंड सेकंड एडवांटेज क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना और जल्दी से जल्दी एक डिसीजन पे आना और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। तो यही आर्बिट्रेशन का काम है और यही इसका एक एडवांटेज है। एंड थर्ड इज़ प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स जो भी डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का उसको पब्लिक नहीं किया जाता, उसको भी पब्लिश नहीं किया जाता और उसको एक प्राइवेट रखा जाता है। एंड फोर्थ इज़ फाइनलिटी। फाइनलिटी क्या है? जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग ऑन द पार्टी होगा और फाइनल ऑन द पार्टी होगा। एंड फिफ्थ इज़ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जो भी आर्बिट्रेटर की फ़ीस होएगी वो कहाँ से मिलेगी? जो भी दोनों पार्टीज़ है, दोनों पार्टीज़ मिलकर आर्बिट्रेटर की फ़ीस देगी। एंड इसके पास पढ़ते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर क्या है? आर्बिट्रेटर को 3 मेथड द्वारा चुना जाता है। सबसे पहले जो आता है डायरेक्टली बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टी, मतलब जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है उनके द्वारा चुना जाए आर्बिट्रेटर, या बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। एग्जिस्टिंग मेंबर कौन होंगे? आर्बिट्रेटर के द्वारा ही। जैसे कि आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर अपने ऊपर ही एक आर्बिट्रेटर को और अपॉइंट कर देता है जो फाइनल डिसीजन देगा। जैसे कि 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए डिस्प्यूटिंग पार्टी ने और उसके ऊपर एक आर्बिट्रेटर को और अपॉइंट कर दिया जो अपना फाइनल डिसीजन देगा, तो उसे हम कहेंगे आर्बिट्रेटर चूज बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। इसके बाद आता है बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। एक्सटर्नल पार्टी कौन होगा? जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोर्ट हो गया, और वो डायरेक्ट करता है एक किसी आर्बिट्रेटर को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। मतलब जो आर्बिट्रेटर चूज़ किया गया है किसके द्वारा चूज़ किया गया है? एक्सटर्नल पार्टी के द्वारा। सो थैंक यू सो मच। आई होप you like my channel and you like my video. Thank you so much. Bye bye.